चलो देखता हूँ, इसके बाद शुरू करता हूँ, फिर उस पर डिस्कस कर लेते हैं, डोंट वरी। चलो हेलो हेलो बेटा, अच्छा लुबना चीज से ज्वाइन, चलो कोई नहीं, चलो बेटा। तो चलो, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट, मतलब मैटर पे क्या इफेक्ट आएगा अगर हम उसको हीट देंगे, तो हमने इस चैप्टर में इसी को डिस्कस। सो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक, व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नाउ व्हाट, आप लोग क्या जानते हो ब्लैक बॉडी क्या होता है बेटा आपके अकॉर्डिंग, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? Sir, black body which means absorb all type of frequency and emit all type of frequency. वेरी गुड, मतलब तुम लोग पढ़ के रखे हो, काफी ज्यादा पढ़ते हो तुम लोग। चलो ठीक है, देखो बेटा ब्लैक बॉडी क्या है। तो ब्लैक बॉडी एक्चुअली में वो होती है जो क्या करती है, सारी पावर या सारे लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, एमिट करती है कि नहीं? परफेक्ट एमिटर एंड ऑपरेटर। ये emit भी करती है। मैंने बात को बताया था कि आपको कि ये एमिट भी करेगी बेटा, इट एब्जॉर्ब एज वेल एज एमिट, इसमें दोनों क्वालिटीज होती है। अच्छा अब सुनो, अब इसमें एक टर्म आता है परफेक्ट एमिटर, इसका क्या मतलब है, किसी को पता है क्या परफेक्ट एमिटर? मतलब कि ये सारी जो भी वेवलेंथ है वो एमिट कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे डायरेक्ट विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। ठीक है ठीक। अब यहाँ पे सुनो बेटा, कि एक आइडियलाइज में क्या करेगी, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसको मैंने एक डायग्राम से आपको बना के दिखाया था, अगर आपको याद हो। ऐसा एक डायग्राम मैंने बनाया था, ऐसा डायग्राम बनाया था, याद है क्या आप लोगों को? अरे सॉरी, यस सर। देखो ऐसी एक डायग्राम मैंने बनाई थी, ये इसको एक ब्लैक बॉडी मान लो बेटा। यहाँ से कोई सोर्स का लाइट आ रहा है और सोर्स का लाइट पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा था वो। अरे यार डायग्राम ही नहीं बन रहा है, देखो ऐसे, ये हो गई। चलो ओ, चलो देखो बेटा, अब यहां से आएगी कोई सोर्स की लाइट, तो क्या लाइट एमिट होगी या सिर्फ इंसिडेंट बन के रह जाएगी इस पे? सोच के बताओ आप, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे सोर्स है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड और इट विल बी ओनली इंसिडेंट इन नेचर। नेचर होगी ना सर, ओनली इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होना बाहर जाएगी। बाहर जाएगी। अच्छा मेरे को तो लगता है ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अगर अब मैं बोल दूं बेटा ये ब्लैक बॉडी है, तो अब क्या होगा सिचुएशन? सर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। वेरी गुड, मतलब जिस केस में भी ये एब्जॉर्ब करेगा, आप इसको क्या बोलोगे? इट इज अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। चलो यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। ब्लैक बॉडी में एक चीज होता है बेटा, ये सारे कलर को एब्जॉर्ब करती है, कुछ सर्टेन कलर को। सर सारे ये सारे कलर को एब्जॉर्ब करती है। इट कैन नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेलवेट, रेड, ब्लू, ये कभी नहीं कर पाएगी, सारे कलर करेगी। ठीक है, अब सुनना, अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्प्शन होता है और रेडिएशन भी होता है, ठीक। तो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है, किसी को आइडिया है क्या? 1। अच्छा तुम लोगों ने सपोर्ट मटेरियल पूरा पढ़ रखा है क्या? यस सर, पढ़ भी रखा है। खून में उतार लिया, शाबाश। चलो ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगी। अब 1 होने का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। इसका मतलब है बेटा ये जितना आप इसको वेवलेंथ दोगे पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर जाएगी। हाफ होता तो इसका मतलब आधी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेती, बाकी आधी रिफ्लेक्ट कर लेती। बात समझ में आई क्या बेटा आपको, हाफ और 1 के पीछे का कॉन्सेप्ट? सर एक बार रिपीट करो। समझाता हूं। अगर मान लो एब्जॉर्प्टिव पावर आधी हो गई बेटा, इसका क्या मतलब है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट आई, आधी एब्जॉर्ब हो गई और आधी चले गई रिफ्लेक्टेड बन के। ठीक, ओके सर। गुड गुड। चलो अब सेकंड क्वेश्चन। ये आवाज किसका रेप्लिकेट हो रहा है? चलो कोई नहीं, बेंड डिस्प्लेसमेंट लो, याद है किसी को? सर लैम्डा और टी ऑसिलेशन में होता है। अच्छा वेरी गुड। ये बोलता है क्या है, इट स्टेट्स दैट, ये क्या बता रहा है बेटा, कोई बता सकता है? जो वेवलेंथ और टेम्परेचर होती है एक दूसरे के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कांस्टेंट्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बहुत पता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। याद है मैंने इसको रेड कलर से भी बताया था, यस सर। रेड और ये ब्लू तो कलर से। पता है यहाँ में बताया, पता है। हाँ वो स्टार का एग्जांपल लेके मैंने बता दिया था। चलो चलो बी अपॉन, अब बताओ बेटा ये लाल तारा ज्यादा चमकदार होगा या फिर नीला वाला? नीला वाला। नीला या रेड, कौन सा ज्यादा? रेड रेड वाला, रेड वाला। अरे चमकदार तो रेड होगा। टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा?
नीले वाले का, नीला वाला। नीले वाले नीले का वाले सर। क्योंकि जितनी ज्यादा दूर से दिखाई देगी उतना कम टेम्परेचर। क्लियर है? हाँ अच्छा, ये बी को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज वेन्स कांस्टेंट। याद है क्या किसी को कुछ भी इससे रिलेटेड? ये सब भूल के बैठ गए। 2.9 into 10 की इसकी पावर वैल्यू -3। 3.9। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल भी कराया था मैंने। -3 वेयर दिस सिग्मा मैक्स सर 3.9 होता है या 2.9 होता है? क्या चीज? 2.89 2.89 होता है मैक्सिमम एनर्जी डेसिपिटेटेड। थोड़ी तगड़ी इंग्लिश लिख रहा हूँ, संभाल लेना। ले लोगे, संभाल लोगे इसको? यस सर। यस सर। अब यहाँ तक तो ठीक है, बट मेरा सवाल आपसे ये कि मैंने इसकी लिमिटेशन क्या बताई थी आप लोगों को? किसी को याद है क्या? अच्छा चलो, मैं फिर से इसको एक इस पॉइंट को फिर से थोड़ा सा ध्यान से आपको समझाता हूँ कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ बेटा कि मैंने इसकी कुछ लिमिटेशन बताई थी। आई डोंट रिमेम्बर द बैच एक्चुअली, बट मैंने इसकी लिमिटेशन सिर्फ 2 बैचेस में बताई, क्योंकि मुझे लगा कि 2 बैचेस में जरूरत होगी। क्या इसकी लिमिटेशन कोई बता सकता है? एनीवन ऑफ यू? सुनो बेटा, इस इक्वेशन को अगर सिर्फ ध्यान से देखो, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, तो टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ठीक है, लेकिन बट अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम हो गई बेटा यहाँ पे, तो अब क्या होगा? अगर मान लो टेम्परेचर की वैल्यू मैंने कुछ इतनी ले ली, नाउ क्या ये मैथ्स वालों का फेवरेट कुछ दिख रहा है? सर इनफाइनाइट इन्फिनिटी। इनफाइनाइट हो जाएगा। नॉट डिफाइंड। That means at lower temperature, remember beta, at lower temperature this law doesn't work. ठीक है? At lower temperature we cannot obtain the graph, we cannot obtain the graph. ठीक? क्लियर है? मतलब कम टेम्परेचर पे आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट आ रही होगी हर पॉइंट पे। ओके, अभी भी डाउट है तो बताओ किसी को। नो सर। अब इसमें एक और सवाल फ्रेम हो सकता है इन जनरल केसेस में। आपको बताना है कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ किन 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवा रहा है। मतलब सर वेवलेंथ और टेम्परेचर। वेरी गुड, मतलब Wavelength and screen- temperature। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं फिर, एक्सप्रेस रिलेशन Yes. बिटवीन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। किसी को यहां तक कुछ भी डाउट बताओ बेटा, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऑल गुड? नो सर। दोबारा बता दीजिए, मैं लेट आई थी। चलो बताता हूँ बेटा। देखो, हाई टेम्परेचर पे ना आपको सिग्मा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, पर लो टेम्परेचर पे आपको सिग्मा मैक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ, राइट? ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, दूसरी चीज इसमें ये आती है बेटा, जो मैंने समझाई थी कि सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, वेयर दिस बी इज वेन्स कांस्टेंट एंड टी इज एक्चुअली टेम्परेचर। ठीक है, कुछ और पूछना हो किसी को? चलो ठीक, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। एक और चीज था बेटा, ब्लैक बॉडी में किस एंगल से मैं लाइट को एक्चुअली ब्लू स्टार और रेड स्टार वाला केस बता दो। हाँ बेटा, एक्चुअली में ब्लू स्टार ज्यादा चमकदार होता है एज कम्पेयर टू रेड स्टार। इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, चमकदार नहीं, सॉरी, टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप अपने गैस के फ्लेम को ऑब्जर्व करो ना बेटा, जिसपे आप रोटी पकाते हो, तो ऊपर का रेड होता है, हाँ, और सेंटर का ब्लू होता है। वैसे मैंने इसको दिखाया भी था, आई थिंक सो, याद होगा बेटा आप लोग। दिखाया था। हाँ, तो ब्लू में रोटी हम लोग सेकते हैं बेटा, और रेड वाले मतलब ऐसे ही होता है, तो ब्लू का टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन क्लास शुरू होने के पहले सबने बोला था सर रेड तारा जो होगा ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। यस सर। सबने ही बोला था, ठीक है, आई रिमेम्बर। चलो, और सर चमकेगा कौन सा ज्यादा वाला? चमकेगा तो लाल ज्यादा बेटा। ओके सर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेटल डिस्क व्हिच हैज होल इन इट, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ होल व्हेन डिस्क इज हीटेड? ये बहुत अच्छा सवाल है, सुनो। देखो बेटा, सपोज ये कोई मेरे पास डिस्क बना देता हूं ना, इसमें समझ नहीं आएगी, ये एक मेटल की डिस्क है, राइट? सपोज दिस इज अ डिस्क। अब इसमें मैं एक होल कर देता हूं बेटा, सपोज दिस इज द होल। नाउ द क्वेश्चन इज बेटा, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, आपको बताना है। एक्सपेंशन होगा बाहर की एक्सपेंशन जिसकी वजह से जो होल का साइज जो होगा वो बढ़ता रहेगा हीट की वजह, हीट जब देंगे सर होल का साइज डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। होल का साइज Decrease डिक्रीज होगा ड्यू टू एक्सपेंशन। सर होल का साइज डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। आप सुनो मेरी बात बेटा, सुनो, होगा क्या मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ,
ठीक है, देखते जाना, पार्टिकल लेवल पे सोच के देखो, ये पार्टिकल इसको हीट ट्रांसफर करेगा, ये पार्टिकल इसको हीट ट्रांसफर करेगा, ऐसे हीट ट्रांसफर होते रहेगा। पर अगर मैं सिर्फ इन दो पार्टिकल्स को यहाँ पे बहुत गौर से देखूं बेटा, इन दो पार्टिकल्स को यहाँ पे जूम करके देखना चाहूं, तो मुझे कुछ खतरनाक सा रिजल्ट मिलेगा। एंड आई वांट टू शो दिस टू यू। होगा क्या यहाँ पे, देखो हो क्या रहा होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से, कि यहाँ का जो पार्टिकल होगा ना बेटा, हीट होने की वजह से वाइब्रेट करेगा ऊपर वाले पार्टिकल के पास। तो इनके बीच में क्या होगा, ड्यू टू दिस बॉन्ड, मैंने बॉन्ड के बारे में बहुत बताया ठीक है, हाँ, ड्यू टू दिस बॉन्ड इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना बेटा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो क्या इसी चीज को हम बोलते हैं इंक्रीज इन लेंथ। सोच के देखो, तो अगर हर पॉइंट पे इंक्रीज आ रहा है बेटा, अगर थोड़े टाइम बाद मैं आपको बोलूं बेटा, थोड़े टाइम बाद ये जो डिस्क है ना, ये इतना चेंज हो गया, थोड़े से टाइम बाद ये डिस्क इतना चेंज हो गया, राइट। तो ऑब्वियसली ये होल कितना चेंज होगा, उसी के रेशियो में चेंज होगा बेटा, सोच के देखो। यस सर। क्या ये भी उतना ही चेंज होगा? यस सर। ये भी डेल ई इतना ही चेंज हो रहा होगा बेटा, जितना ये चेंज हो रहा होगा डेल सी के रेशियो से। यस सर। क्लियर? यस सर। अब साइज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिस्क का इफ हीटेड? सर इंक्रीज होगा ना। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, ठीक है, तो तुम लोगों ने सही जवाब दे दिया। सर मैंने पहले ही दे दिया था। ठीक है, साइड में, हाँ चलो, कुछ ने तो पहले ही दे दिया, सही बात है। बच्ची बोल रही थी, 2-3 बार बोला उसने, इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा तुम लोग इंग्लिश में लिख दोगे ना? यस सर। यस सर, ये तो आराम से। चलो ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। सर आप Right. बताने वाले थे ब्लैक बॉडी में किसी एंगल से। हाँ, मैं कुछ बोल रहा था ना, यस सर। बोलते बोलते रह ही गया। ठीक है, मैं पूछना ये चाह रहा था बेटा कि सपोज मेरे पास दिस इज अ ब्लैक बॉडी, राइट, सपोज देखो ध्यान से, ये ब्लैक बॉडी है, तो इसको किस एंगल से अगर मैं इस पे प्रोजेक्ट करूं तो ये एब्जॉर्ब करेगा, किस एंगल से? एंगल से? सर कोई भी एंगल है। कोई भी tan एंगल से? क्या लगता है, सोच के देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। और 90 तो इंक्रीज होगा। सर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताना है आंसर या फिर परफेक्ट एंगल? अरे मेरे को कॉमन सेंस में बताओ बेटा, इतनी मैथ्स क्या लगता है तुमको? इतने टाइम 45। सर 90 सर 45 और 60 में भी। बाप रे, तो ये तुम लोग के अंदर का रामानुजन कब जगा? मेरे को तो पता ही नहीं चला। अभी सर जब से मैथ लिया। सर जब से मैथ्स ली है। रामानुजन मूवी देखी थी। अच्छा चलो Yes, sir. ठीक है, नो इशू। अच्छा, मेरी मैथ्स तो तुम लोग सभी जानते हो ऑलमोस्ट, ठीक, कितनी लेवल पे सर है? अच्छी तरह। सर आपने बायो लिया था क्या? नहीं, अरे अरे मैंने मैथ्स सर इंजीनियर है। सर फंस गए थे, सर ने पीसीएम भी लिया था। सुनो, रिगार्ड, देखो सर ने सब पढ़ा है। देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं सोर्स से किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट करूंगा ना, किसी भी एंगल से, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बहुत बड़ी खासियत होती है। अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी बात है, बट जो लोग बड़े बड़े स्पेसशिप वगैरह डिजाइन करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, क्योंकि लाइट एक्चुअली में डिफरेंट चीज है। जैसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, किसी भी एंगल से अब्सॉर्ब कर ले। स्पेस में लाइट प्रेजेंट होती है बेटा, मेरी बात को समझना, स्पेस में लाइट प्रेजेंट होती है, पर जब आप इंसिडेंट लाइट को नहीं देख सकते, रिफ्लेक्टेड लाइट को ही देख सकते हो। अब मेरी बात आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने एक टॉर्च जला रखा है एक पूरे एक पाइप के ट्यूब में, राइट, आपको चीज नहीं दिखाई दी, आप उसके अंदर हाथ डाल के देखना, आपको आपके हाथ के सरफेस पे लाइट दिख रहा होगा, सोचना कभी, लेकिन उसके अंदर लाइट जल रहा होता है हमेशा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, अभी आप छोटे हो, जितना मेरे को समझाना था मैंने समझा दिया, और आपके काम का एग्जाम में जितना आएगा ये ले लो, रिगार्डलेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सर आप इसका मतलब ये कह रहे थे स्पेस में लाइट है पर हम उसे देख नहीं सकते? हाँ, जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इंसिडेंट थोड़ा समझ गए। आप थोड़ा समझ में आएगा। सर समझ गए। या तो समझ गए। मान लो एक पाइप है, राइट, एक पाइप में यहाँ पे मैंने टॉर्च फिक्स कर दी, अब ये लाइट तो दे रहा है और यहाँ पे मैंने इसको होल कर दिया, पर बाहर से आपको थोड़ी ना पता है लाइट है कि नहीं। पर अगर आप इसके अंदर हाथ डालो या ऐसे हाथ डाल के देखो, जैसे आप इस पे हाथ रखोगे ना, आपके हाथ के सरफेस पे लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, पर लाइट तो हर जगह थी। यस सर। ये समझ गए।
थोड़ा बहुत भी समझ पाए तो चलो मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को और भी ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एंगल सारा कुछ बेटा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बस मैं बोलना चाह रहा था। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव? गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर। सर गैस थर्मोमीटर। क्या होता है गैस थर्मोमीटर? सर देखो वो सब नहीं पता, आप लिखो अभी, ठीक है बेटा। गैस थर्मोमीटर इज सर मोर, लास्ट वाले का तो पीडीएफ ही नहीं आया दोनों का। हाँ बेटा सर आ गया। आ गया सर। हमारे पे नहीं आया। सर 39 में नहीं आया, जीपी 39। 35 ठीक में नहीं है, आया। सर को भेज दिया, बट सर अभी भेज देंगे, थोड़ा सा एक्चुअली ना सर थोड़े से काम में परेशान। ठीक है, अभी सर अभी भेज देंगे एक्चुअली। ठीक, चलो क्लियर है क्या बेटा? गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव टू मर्क्यूरी थर्मोमीटर। यस सर। क्यों होता है? क्यों मैं नहीं बताएगा, है ना? कुछ तो बोलो क्यों होता है। कोएफिशिएंट ऑफ कि मैं नहीं एक्सपेंशन। बोलेगा। सर हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से ज्यादा वेरी होता है। गुड लुबना बेटा, इट इज ड्यू टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, गैस एक्सपैंड्स मोर विद अ वेरी लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स द हीट। हीट के साथ गैस एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, बहुत थोड़ी पे भी करने लगेगा। ठीक, clear है? चलो अगला सर एक बार फिर से बताना एक बार। बता दो आप इससे। बताता हूँ। देखो मर्क्यूरी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, 40 डिग्री पे लिक्विड रहती है, मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहती है मर्क्यूरी जनरली। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या मर्क्यूरी तुरंत 1 सेकंड में गर्म होगी? नहीं। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे पूछूं तो कभी आपने ये देखा है, मान लो पैन बहुत गर्म है, उसमें ऐसे एक पानी की एक बूंद पड़ती है और तुरंत ऐसे आवाज आने लगता है। हाँ सर, देखा है ये तो। तो आप ये चीज को समझ पा रहे हो कि थोड़ी सी भी हीट को बहुत ज्यादा सेंस कर लेती है गैस। यस यस सर। ठीक है, ओके ओके, आई थिंक हल्का फुल्का लॉजिक लगाने में टाइम। हाँ आंसर सही था, लुबना बच्ची ने सबसे फास्टेस्ट जवाब दिया। ठीक है चलो। सर वाई मैंने क्वेश्चन पढ़े ही बिना आंसर दे दिया था। अच्छा, अरे वाई मैं तो सुबह से पढ़ रही थी क्वेश्चन को मैं। हाँ अब ये सुनो, अब आधे 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 दिमाग वाले लोग, मतलब बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाले लोग, बुद्धिमान लोग अब ये सोचेंगे कि घड़ी धीरे चलने लगता है। तो मैं बता दूं, वाई पेंडुलम क्लॉक्स जनरली गो फास्टर इन विंटर एंड स्लो इन समर का ये मतलब नहीं है कि घड़ी तेज या धीरे चलने लगेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, एयर डेंसिटी के कारण सर पेंडुलम का मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता हाँ अब ये मत सोच लेना कि घड़ी धीरे चलने लग जाएगी, अपने अंदर के क्रिस्टोफर नॉलमैन को मार दो। है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में लगता है। ये देखो, हाँ वही चीज होगी बेटा। सपोज दिस इज द पेंडुलम एक्चुअली, तो ये जो एक्चुअली में स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, इस रोप के बारे में बात की जा रही है। राधे राधे बेटा, राधे राधे। ठीक है चलो, ये क्लियर है क्या? अब ये क्यों चेंज होता है, देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो इसका लेंथ क्या होगा, सो डेफिनेटली आप बोलोगे सर लेंथ में इंक्रीज। ठीक, और अगर मैं बोलूं टेम्परेचर घटा दूं तो दो केसेस है। टेम्परेचर घटाने पे दो केसेस बनते हैं, जनरली हम ये सोच लेते हैं कि डिक्रीज होगा, बट दो केसेस बनते हैं। सर आप मथुरा से हो क्या? नहीं बेटा, मेरा सिर्फ नाम कृष्ण है। ठीक है चलो, तो एक केस में अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से लेंथ डिक्रीज हो सकती है, बट दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। अगेन आई वांट टू टेल यू, दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत कम होती है। ठीक है, अच्छा मथुरा से, हाँ अंडमान से। ठीक है चलो, क्लियर है क्या? तो विंटर में आपको पता चल गया लेंथ डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज होने का वजह क्या है? बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी होगी ना बेटा, कम हो जाएगी, जिससे पार्टिकल एक दूसरे के धीरे धीरे पास आते जाएंगे, राइट? दिस इज ड्यू टू दैट। चले, और सर अगर हमें लेंथ डिक्रीज करने के लिए हम उसे नेगेटिव करते हैं टेम्परेचर, तो हाँ लेंथ थोड़ी तो डिक्रीज होगी। अगर सर आपने बोला ना रेयर केस डेंसिटी वाला आंसर होगा या फिर जो आपने टेम्परेचर रिलेटेड बताया वो होगा? बेटा मैं बताता हूँ डेंसिटी में फर्क है, ठीक है, इसकी वजह से सर इस लेंथ क्वेश्चन का आंसर तो टेम्परेचर होगा। क्या लिखेंगे सर? मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। हमको पता है कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मुझे लगता है ये सबको पता है। अब अगर चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है
तो टेम्परेचर गर्मी में ज्यादा होती है तो लेंथ बढ़ जाता है, और ठंडी में कम होती है तो घट जाता है। अब कोई ये इसमें सेंस लगा रहा है कि सर चीज को ठंडा कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, तो चलो मेरे को रख दो लद्दाख में, फिर आके हाइट नाप लेना। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज। ठीक, आगे चलते। इन विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज ग्रेविटी नॉट प्ले एनी पार्ट? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। अच्छा, किसमें करती है ये बता दो मेरे को, इस क्वेश्चन में इससे मतलब नहीं, किसमें करती है मुझे ये जानना है। Conduction. कंडक्शन। कंडक्शन। सुन लो बेटा, एक ही चीज है जिसका नाम है कन्वेक्शन। क्या चाय बनाने का एग्जांपल मैंने आपको बताया था? अगर आपको याद हो यस सर। ऐसा बताया बताया था। और तब मैंने ये भी बताया था आपको कि नीचे के पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा, वो हीट होने के वजह से जो है हल्के हो जाते हैं, तो वो ऊपर धीरे धीरे जाने लगते हैं, और ऊपर के पार्टिकल भारी होने की वजह से नीचे आने लगते हैं। बताया था? यस सर बताया था। अब भूल गया मतलब, शाबाश, बहुत अच्छा। कन्वेक्शन था, मैं भी कंफ्यूज हो गई, वो सब कंडक्शन और कंडक्शन बोलने रेडिएशन लगे होगा। तो। कन्वेक्शन में ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है क्योंकि नीचे के पार्टिकल ऊपर जाते हैं बेटा, और ऊपर वाले पार्टिकल घूम के नीचे आते हैं। क्या इस साइकिल Yes, को मैंने sir. समझा के भी बताया था? यस Yes, sir. Yes, sir. डू रिमेम्बर, इट्स द ओनली केस विच Yes, रिक्वायर्स ग्रेविटी। उस टाइम भी मैंने इस बात को बोला था। कंडक्शन और रेडिएशन होगा ना इसका आंसर? हाँ बेटा, इसका आंसर वही होगा, विच रिक्वायर ग्रेविटी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ग्रेविटी रिक्वायर्ड, थोड़ा चाइनीज में। ठीक है, बाकी हिंदी तो तुम लोग लिख लोगे ना, क्या क्या नहीं रिक्वायर्ड है। रेडिएशन को मीडियम की, कौन सी मीडियम की जरूरत पड़ती है बेटा? सर किसी भी पढ़ती ही नहीं है। नहीं पढ़ती सर इसी मीडियम सर नहीं पता। किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, ओके। रेडिएशन एंड कंडक्शन डोंट रिक्वायर एनी मीडियम। ये बात क्लियर है बेटा आपको? Yes, sir. सर कंडक्शन में तो पार्टिकल एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं ना, तो फिर मीडियम चाहिए। अरे मीडियम नहीं, सॉरी बेटा, ग्रेविटी। ठीक है, सही बोला बेटा आपने, ये गलत लिख दिया मैंने, ग्रेविटी। एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, ठीक है, और वो कुछ और क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो कुछ और है रसमलाई। अब मैं बार बार उसको देखे जा रहा हूँ। ठीक है, सर खा लीजिए। खा लो। नहीं अभी नहीं सर खाता, खा के आना चाहिए ना। उसको जानबूझ सर के अभी सामने मत खाना वरना नींद आएगी आपको। नहीं, उसको जानबूझ के सामने रखा हूँ। ठीक है, मन का कंट्रोल। ठीक है, सर फोकस। हाँ, मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, व्हाट आर 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट? मोड्स में जल्दी से बता दो। कंडक्शन कंडक्शन रेडिएशन। वेरी गुड। द फर्स्ट वन इज रेडिएशन। कंडक्शन, कंडक्शन। सेकंड वन कन्वेक्शन। थर्ड वन जल्दी से बता दो कोई बच्चा। रेडिएशन। किसी को डाउट बेटा यहाँ तक? रेडिएशन। ये तीनों प्रक्रिया के जरिए हम हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। ठीक, ओके, आई थिंक क्लियर है। Why 2 layer of cloth of equal thickness provide warmer covering than single layer of cloth of double thickness? क्योंकि सर हाँ आगे बोलो, क्योंकि एयर इज अ इंसुलेटर। हाँ बीच बेटा, में सर एयर एक इंसुलेटर का काम करती है इसलिए। सर दोनों लेयर के बीच में एयर आ जाता है। पक्का? हाँ सर और सर जितनी ज्यादा क्लॉथ ओल्ड हो जाती है तो वो एयर काम कर पाता है। सुनो, जैसे एक कपड़ा है बेटा, राइट? अब मैं 2 कपड़े पहन लूंगा तो क्या दोनों की सिमेट्री परफेक्ट बैठ जाएगी? सोच के देखना, दोनों की सिमेट्री परफेक्ट बैठ जाएगी। यस सर। इसके जो पोर्स ओपन रह गए थे जिससे हीट ट्रांसफर हो सकते थे, अब उसको ये कवर कर लेगा। यस सर। अब उसको ये कवर कर लेगा। एयर अंदर नहीं जा यस पाएगी। सर। ना एयर अंदर जा पाएगा ना एयर बाहर आ पाएगा। तो हीट भी वैसे ही है बेटा, नीदर हीट विल फ्लो इनसाइड नीदर हीट विल कम आउट। क्लियर है क्या? अब इस पे मैं बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिकल भी करना होगा। एडियाबैटिक बनता है। प्रैक्टिकल तो सर एक बार रिपीट कर दो ये क्वेश्चन। देखो बेटा, सपोज ये 2 तरह के पेपर है, राइट? अब इन 2 पेपर को मैं एक साथ रख दूं, ठीक? अब ध्यान से देखना, इसके बीच से हवा पास हो पा रही है क्या? नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब ये एक पेपर रख दूं बेटा और दूसरा कोई पेपर रख दूं, पेपर नहीं क्या, पेपर तो ही नहीं यार, चलो ये पेपर रख देता हूं।
ठीक है, एक ये पेपर रख दो। तो अब आप इस चीज को देखना कि मैं फूकूंगा तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। थोड़ा सा दिख रहा है क्या? हाँ हल्का सा आएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा पर थोड़ा सा आ रहा होगा। यस ठीक, तो सेम पेपर पे नहीं होता है बेटा, बिकॉज द पोर्स गेट एंट्रैप्ड, राइट? क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है सबको? चलो यस सर। यस सर। सर आप टिश्यू वेस्ट करें, क्या करेंगे बेटा, ये फ्री का है। ठीक है, चलो। डिफाइन स्पेसिफिक हीट, अच्छा दरवाजा खुला है, चलो कोई बात नहीं। डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रीच द, टेम्परेचर Amount of heat ना, हाँ हीट हीट हीट, अरे क्यों टेंशन नहीं सुबह। चलो क्या होगी बेटा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 degree. 1 डिग्री। ठीक है, ये सब तो तुम लोगों को पता है, बट इसमें बेटा मैं इंटरेस्टेड हूँ मोलार स्पेसिफिक हीट जानने में, यानी कि सीपी क्या होता है, व्हाट इज सीपी? सर मोलर कैपेसिटी क्या एट CP कांस्टेंट प्रेशर। sir, molar capacity at constant volume, यानी कि constant pressure. 1 मोल ऑफ गैस को आप कितना गर्म करोगे तो सीपी की वैल्यू मिलेगी थ्रू 1 डिग्री। By 1 degree. मैं केल्विन नहीं लेता हूं, थोड़ा सा अलग लगेगा। सर ठीक थर्मल है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो रहा है ना? हाँ बेटा, थर्मोडायनेमिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें टॉपिक मैंने पढ़ाया था, राइट। 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन, जब आप किसी भी चीज को गर्म करोगे, किसी भी गैस को, तो आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट प्रेशर पे है। क्लियर है ये बात? yes अभी sir. डाउट है क्या? यस सर। इसी को हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट प्रेशर। इंग्लिश लिख लोगे ना बेटा इसकी, अब मैं क्या बताऊं तो तुम लोग की जुबान पे रटा हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सीवी के लिए क्या लिखोगे? सर सीवी के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम सेम चीज, 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस थ्रू 1, मैं 1 केल्विन लेके चला हूं शुरू से, इसलिए बेटा मैं 1 केल्विन, ओके सर। ठीक है। इसको आप बोल दोगे कांस्टेंट वॉल्यूम। अंग्रेजी लिख लोगे बेटा इसकी, तुमने जो रट रखी है। Yes. इज द अमाउंट ऑफ हीट Yes, sir. रिक्वायर्ड और टेम्परेचर, बस लिख लोगे ना। इसमें ज्यादा बात करूंगा तो टाइम वेस्ट है, और कुछ है नहीं। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये तो थर्मोडायनेमिक्स का है ना? नहीं 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 बेटा, इसको पढ़ा जाता है, इसमें यूज एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स में होता है, ठीक है। सर आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का डाउट बता दीजिएगा। डाउट ठीक है बेटा, क्लास के बाद मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आप वेट करना, क्लास के बाद मैं सारे डाउट ले लूंगा एक साथ, जितना अभी तक पढ़ा है। चलो, इफ अ बॉडी हैज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, व्हाट डज इट मीन? थर्मल Sir, isothermal process. No, Sir, isothermal टेम्परेचर में process. कोई चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, पक्का? ये हाँ सर Yes, sir. अच्छा सुन, अब कुछ इस पे मैं ऐड करूं फर्स्ट पॉइंट पे। सर नहीं रहने दो, आप बस दो समझ आ गए। Yes, sir, कर दीजिए. सुनो, सर कर नो मैटर, मेरी बात को ध्यान से सुनना। नो मैटर का मतलब ये नहीं कि सॉलिड लिक्विड गैस, नो मैटर हम लोग बोलते नहीं है, नो मैटर जो भी हो जाए। सुना है नो मैटर? Yes, That matter. सुनो, नो मैटर हाउ थिक द बॉडी इज, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। नो मैटर हाउ थिक द बॉडी इज, द टेम्परेचर एट सेंटर, द टेम्परेचर एट सेंटर वुड रीच, कहां पहुंच जाएगा कोई बता सकता है? वुड रीच कहां, कोई तो बता दो। वुड रीच टू सराउंडिंग टेम्परेचर विथ नो टाइम। अब मैंने बहुत बड़ी बात लिख दी है, ठीक है, जो मैंने तो नहीं बोली है, बट जिसने भी बोली है बहुत बड़ी बात है। सर ये सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 25 में भी दिया है। हाँ, इसका मतलब क्या है, सुनो समझाता हूं बेटा। आप 1 कप चाय रख रहे हो, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग सुबह उठने के बाद चाय पीते हैं, किस्म किस्म के लोग हैं, ठीक है। मैं सबका तो नहीं बता सकता, अपना जरूर बता सकता हूँ बेटा। मैं जनरली चाय प्रीफर करता हूँ, ठीक है। ये सब पता है। और अगर बर्तन नहीं धुला हो तो कभी कभी धो लेते हैं बर्तन और चाय बना लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से बेटा टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस आना बहुत फास्ट शुरू हो जाता है, बहुत फास्ट टेम्परेचर में चेंज आना शुरू हो जाता है। अब अगर आप ये सोचो, हाँ बोलो बेटा बोलो,
अब मैं आपको ये बोल दूं कि इस बॉडी की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, तो थ्योरेटिकली तो बहुत सही बात है, बट इसका सीधा सा मतलब ये है, आप कुछ भी कर लो, इस पॉइंट से हीट इस पॉइंट पे ट्रेवल करेगा ही करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करेगा ही करेगा, आप क्या दुनिया का कोई भी आदमी उस हीट को नहीं रोक सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, राइट। और हीट की एक और खासियत है, शायद तुम लोग में से किसी ने ऑब्जर्व नहीं की, टाइम नहीं मिला, मैं जानता हूं, और भी बहुत रीजन है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे पास, सुनो बात सुन लो बेटा, मेरे पास एक बाल्टी पानी है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात को सुनना बहुत ध्यान से। ठीक है, कितने लोगों का मैथ्स है यहाँ पे? मैथ्स वाले थोड़ा बताएं, हाथ उठाएं। यस सर, मैथ्स है। मैथ्स वाले उठाएं। चलो बायो वाले थोड़ा आराम से भी रहेंगे तो चलेगा। नाउ हियर इज द क्वेश्चन। ठीक है, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, इससे एक चीज आपको समझ में आएगी। मेरे पास एक बाल्टी है जिसका टेम्परेचर है बेटा, मान के चलो पानी मैंने इसमें यहाँ तक भर रखा है, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको उबाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और गर्म पानी लाता हूँ, एक जग गर्म पानी में लाके इसमें डालता हूँ जो है 80 डिग्री सेल्सियस का। तो मैथ्स हमको ये बोलता है कि दोनों चीज ऐड हो रही है, सोच के देखो। हाँ सर, दोनों चीज ऐड हो रही है। सर 140 डिग्री सेल्सियस, ऐसा होता है क्या? इज इट No, sir. पॉसिबल? सर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। सर ये इंटेंसिव होता है ना सर। इंट्रिंसिक? आप ओह गलत पढ़ा रहे हो सर। हाँ बेटा, बोलो सर। व्हाट डू यू लाइक विथ टी? मोहित बेटा, आई लाइक बिस्किट। ठीक है, विच माई फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉल्ड एज बिस्कुट, आई यूज टू टेक दैट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है क्या? तो हीट जो है ना बेटा, हीट आपके मैथ्स को फॉलो करके ऐड नहीं होता है, इट ऐड वेरी डिफरेंटली। दैट्स व्हाई टू स्टडी हीट वी एक्चुअली नीड अ लॉट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आगे चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो। यस सर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा। सर एक ऐसा पॉइंट जिसमें तीनों स्टेट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करें। अब यस सर, इसमें लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों ही एग्जिस्ट हो, वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। बस बेटा सुनो, ऐसे पॉइंट सच में होते हैं क्या? हाँ बेटा, सच में होते हैं ऐसे पॉइंट। सुनो मैं बताता हूँ। फ्रीजर में हो सकता है ना, अगर हम उसके अंदर पानी रखें और वो जमा। अरे बेटा, सुबह मैं चाय बनाता हूँ तभी हो जाता है, फ्रीजर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आ ही जाता है जहाँ पे वो तीनों एग्जिस्ट करें। सर आपने एक्सपेरिमेंट किया था क्या? हाँ, पर उसमें टी नहीं, में नहीं। आइस तो होती ही नहीं है। आइस नहीं होती है बेटा, मैं आइस बना के पिया। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ट्रिपल पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे होता है उसमें लिक्विड, राइट, यहाँ पे होता है बेटा इसमें वेपर। ठीक, इस पॉइंट ए को आप बोलोगे ट्रिपल पॉइंट। अब मैं समझाता हूं एक्चुअली में क्या होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लिक्विड कितने चीजों में एग्जिस्ट करता है? तीन। अब बहुत ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करो बेटा, बहुत ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करो कि सुनो, ये एक बर्फ है मेरे पास, राइट, इट इज अ क्यूब ऑफ आइस। अब ये मेल्ट होगा तो तुरंत क्या बनेगा? लिक्विड। पर वाटर के बाद ये क्या बनेगा? वेपर। गैस। तो बेटा जब आप, क्या ये तुरंत अचीव हो जाएगा आइस से वेपर? इज इट पॉसिबल? नो सर। थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक ऐसा पॉइंट आता है बेटा जिस पॉइंट पे आप देखना कि बर्फ की जो पानी होती है ना, अगर आप बर्फ को कभी गर्म किए तो बर्फ की जो पानी होती है वो पिघलने लगता है और मेल्टिंग स्टार्ट होता है, राइट। तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, तो आप बर्फ में इसको ऑब्जर्व तो नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, बट चेक जरूर कर सकते हो। सर ऐसा ठीक है, और सर ड्राई आइस वाटर में कन्वर्ट होता है कभी? क्या चीज बेटा? ड्राई आइस आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको करा जाता है कंप्रेस करके, बट पॉसिबल नहीं है वो। सिर्फ वो तो चाहे गैस में होगा ना। गैस है ना बेटा, वेपर और गैस में मैंने क्या बताया था, क्या अंतर होता है? कंप्रेस किसको नहीं कर सकते? सर वेपर सिंक सर वेपर इसको incompressible होता है। गैस को कैसे कंप्रेस करोगे? कि कर लोगे गैस को और वेपर दोनों को कंप्रेस? सर गैस कंप्रेसिबल होती है ना, वेपर वेपर सिंक कंप्रेस नहीं होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो ड्राई आइस इज अ गैस एंड यू कैन कंप्रेस इट, बट द प्रोसेस इज वेरी टफ। सेम गोस फॉर लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आई थिंक क्लियर।
अगला सवाल है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, किसी को थोड़ा बहुत भी याद है कुछ? सर के से डिनोट करते हैं। हाँ बेटा, डेल्टा एल बाय अल्फा। ठीक है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। two metal slab of same area of cross section of thickness d1 and d2 have thermal coefficient k1 and k2 are kept in contact, reduce the equivalent thermal conductivity। क्या होगी इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, कोई बता दो, कोई भी, एनीवन ऑफ यू? अच्छा कौन सा फॉर्मूला है ये बता दो बेटा। अच्छा सब कुछ भूल जाओ, मैंने वो एग्जांपल दिया था, अगर किसी को याद है कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मोटी दीवार में ज्यादा गर्मी लगती है ठंडी, अगर वो भी किसी को याद हो तो उससे भी हो सर याद है। याद है। तो चलो बाबू, मोटी दीवार में ज्यादा ठंडी लगेगी या पतली दीवार में? मोटी वाली में। देखो अब ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ। ये एक वॉल है बेटा, राइट? अब सुनो, अब एक साथ दो वॉल बोल रहे हैं, सेम होगा। देखो बेटा, सपोज दिस इज योर फर्स्ट वॉल, राइट? अब एक और वॉल मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? अब इसका कलर क्या रख दूं, जल्दी बता दो, येलो रख दूं? ये सेकंड वॉल मैंने रेड। बेटा लाल कलर की दीवार कौन बनाता है? चलो ठीक है, ग्लूबी होती है। अच्छा कोई बात नहीं, एक सेकंड। चलो लाल कलर की दीवार तो नहीं देखी मैंने, चलो कोई बात नहीं। देखो अब इसको जोड़ देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, और कोई वजह नहीं है। देखो ये एक वॉल दिख रहा है कि आपको, मोटा सा बेटा, अगर आप देख पा रहे हो तो। यस सर। अच्छा, इसी थर्मल कंडक्टिविटी K1 रखी थी मैंने, K रखी है, इसमें दिया है। और थिकनेस डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच बीच में। अब बेटा अब वहां तक तो हाथ जाएगा नहीं। अब चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के बाद करता हूँ लाल। चलो देखो बेटा, अब दो दीवार को मैंने एक साथ ऐसे रख दिया। अब नाउ हियर इज द क्वेश्चन, चिपकाया नहीं है बेटा मैंने इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में मैंने गैप रखा है, दिख रहा है क्या आपको? बट ऐसा मान लेते हैं एक टाइम दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टेड। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, ठीक? अब सवाल ये है बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी? किसी को कुछ भी याद है क्या? यस सर। क्या याद है बेटा? क्यू के लिए मैंने क्या बताया सर ठीक। आपने पता, लेकिन याद है डेल्टा टी इंटू टी, ऐसा ही कुछ बताया था मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारे टर्म्स। यस बढ़ेगी या घटेगी ये डिफरेंट होगी, सोच के देखो। ओ यार, नहीं बताया था? यस सर। अब ये जनाब पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी, अगर आप ये बोलो कि दोनों जो है बेटा सेम, मतलब मान के चलो कि दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 है और इसकी K2 है, तो क्या फर्क आ रहा होगा दोनों में? कोई बच्चा बता सकता है? कोई आइडिया लगाओ, गेस करके देखो। दोनों का टेम्परेचर मे बी डिफरेंट हो बेटा, यही पता लगाना है इस K पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं K के टर्म्स में अगर इक्वेशन लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं बेटा, Q अपॉन टी इज इक्वल टू KA डेल्टा टी अपॉन में D। सही है गलत? सोचो, कुछ नहीं किया मैंने, T को सेट कर दिया। सर सही। अच्छा इसको थोड़ा और मैथ्स अच्छी लगे इसलिए ऐसे लिख लेता हूँ, T माइनस। हाँ बेटा सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूं? अच्छा सुनो बेटा, मैं कुछ नहीं, मैं बस ये बोल रहा था बेटा आपको कि सपोज कर लो यहाँ पे दीवार है, राइट? अब अगर दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है बेटा, और एक दीवार आग लगानी हो तो कौन से दीवार में पहले लगाएंगे, दूसरी वाली में ऑटोमेटिक आग पकड़ ले। इसका सीधा सा मतलब ये है कि के में क्या अंतर आ रहा है। मतलब मान के चलो बेटा आपने मट्टी की दीवार है, राइट? वो थोड़ा लेट जलेगी। सीमेंट की दीवार क्या पता जल्दी जल जाए, लेट जल जाए। अगर आपने मट्टी की दीवार सामने बनाई है सीमेंट की पीछे, तो दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी में क्या अंतर आ रहा होगा? बात समझ में आई कि बेटा? जैसे मान लो T2 माइनस T1 होगा ना। हाँ बेटा, T2 माइनस T1 होगा ना। T2 माइनस T1 ही होता है, पक्का है? T1 माइनस T2 भी होगा। यस सर, टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियल होता है, बस इतना पता है। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे दोनों ही सही होता है। ठीक है, मेरा बोलने का ये मतलब था, क्योंकि दैट डिपेंड्स, क्या पता आप T2 को फाइनल ले लें, इसलिए मैं T लेके चलूंगा जिससे आसानी हो। चलो कोई नहीं, अगर आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा उससे भी आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाले को बोलता हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं है, एरिया शायद दोनों का सेम है। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ T1 माइनस में T, क्योंकि आप लोगों ने बोला तो इसको ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को डाउट? अब मैं दूसरे दीवार का भी एक ही इक्वेशन लिखने वाला हूँ। आप लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में बहुत सुंदर से लिखना, ठीक है? दैट फॉर वॉल 1
ठीक है, विथ ब्रिक ऑफ सिल्वर, ये सब मत लिखना, मतलब बता रहा हूँ, ऐसे अलग अलग करके लिखना। सर अभी बोर्ड एग्जाम नहीं है, स्कूल का एग्जाम है। हाँ वो सीबीएसई बोल के बच्चों ने मेरे को लग रहा है बोर्ड एग्जाम आ गया। ठीक है सर आप ऐड क्यों कर रहे हो? बेटा, ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि K1 एंड K2 जो है ना, दोनों दीवार को मैं पहले एक बॉडी मानूंगा। ठीक है, दोनों दीवार को मैं पहले एक बॉडी मानूंगा बेटा, कि एक बॉडी होगी तो इस पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा, राइट। इसको इक्वल में रख सकते हैं। हाँ सर पर आपने तो दोनों बॉडीज को अलग अलग बोला था ना। अभी भी अलग अलग है बेटा, मैं उसको एज ए सिंगल बॉडी ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों का इफेक्ट जानना है ना, कि अगर एक K होगा तो उस पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा, क्या K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 आ रहा होगा, या K इज इक्वल टू K1 माइनस K2 आ रहा होगा, ठीक है, या K इज इक्वल टू K1 अपॉन K2, ये तो तीनों में से क्या आ रहा होगा, राइट। थोड़ा सा समझ में आएगा? हाँ बेटा, कुछ समझ में आया चाइनीज में जो लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। यस सर आ गया। अब सुन लो, अब अगर मैं बोलूं बेटा दोनों सेम है, जैसा अभी आप पूछ रहे हो सर आपने दोनों को सेम क्यों माना, तो एक इक्वेशन मेरी ये भी बन सकती है बेटा, सोच के देखो, T1 माइनस T2 अपॉन में D। अब सही है? हाँ सर। तो यही चीज को तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया था पहले ही, इसके लिए इसका दूसरा पार्ट लिखा। चलो ठीक, D। अब अच्छा, अब ये D की वैल्यू कितनी होगी बेटा, थिकनेस कितनी होगी इस दीवार की, क्या D1 प्लस D2 होगी? Yes, sir. सोच के देखो, दोनों दीवार को मैं मिला दूं तो D1 प्लस D2 आएगी। D1 यस सर। ठीक है, गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। यस और नो? यस सर। आधे सपने में है, परसों एग्जाम है, आज ये विद्यार्थी जो है थर्मल कंडक्टिविटी बता रहा है। ठीक, चलो K इज द थर्मल कंडक्टिविटी, अब इस पे असर क्या आ रहा है ये बताना है। ठीक, अब आपसे मैं पूछ लूं टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस बता पाएगा क्या? सर T1 माइनस T2 निकाल लो। अच्छा, इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ, सोच के देखो, T1 माइनस T प्लस T माइनस T2। सर ये कैसे? यस सर। बेटा ये Yes, ऐसे sir. हुआ, T1 माइनस T प्लस T माइनस T2, ये T से T कट जाएगा, तो ये सेम ही चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। चलेगा? यस सर। सारे- सर पर ऐसा हाँ बेटा बोलो। ऑल गुड। पर ऐसे चलो। क्यों लिखा? ऐसे क्यों लिखा बेटा, इसको ना मैं चेंज इन टेम्परेचर के फॉर्म में लिख पाऊं, T फाइनल माइनस T इनिशियल, इसके लिए लिखा। सर और पर हमें इसे एक्सपेंड करना जरूरी है। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू जो आपने लिखा है। नहीं, इसको मैंने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा क्या है, मैंने ये लिखा बेटा कि सपोज मेरे पास एक दीवार है, राइट, दिस इज द वॉल, फर्स्ट वॉल, दिस इज सेकंड वॉल, इनके बीच का जो टेम्परेचर होगा, मान लो यहाँ पे सूरज निकली है बेटा, राइट, और ये सूरज की रोशनी आ रही है और मान लो इसको हीट कर रही है फर्स्ट वॉल को, मैं बोलता हूँ इसका टेम्परेचर है T2, ठीक है, और अंदर एक वॉल है जहां तक बहुत धीरे धीरे पहुंच पाए जिसका टेम्परेचर है T1, पर बीच में भी तो कुछ टेम्परेचर रहा नहीं ना। सर वो तो मैं समझ गई, जिस आपने इसे एक्सपेंड करके लिखा ना T1 माइनस T2, तो मतलब ऐसे लिखना जरूरी है मैं इसे एक्सपेंड करके? नहीं, वो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए इसके लिए लिखा मैंने बेटा, और कोई सही बताऊं तो कोई रीजन नहीं है इसका। सर आज ठीक। इसी हाँ, बोलो। क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट, हाँ बेटा, इसी क्वेश्चन के लिए ऐसा इम्पोर्टेंट। हाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, इसके लिए मैं इसको बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको नंबर मिले, दैट से, ठीक है, क्योंकि इसका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ठीक है सर इसका शायद ये है K1 A1 D2 प्लस K2 A2 D1 अपॉन में D1 प्लस D2। बस यही आएगा ही बेटा, यही इसी को ले आऊंगा मैं, देखो अभी के। सर ये क्वेश्चन टेस्ट में आया था, अब याद आ गया। हाँ, अगर आपने ठीक से नीट किया, जेई की भी तैयारी कर रखी है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे आराम से लग जाएंगे बेटा, ठीक है। ये कहाँ से कर दिया सर आपने? बेटा मैंने यहाँ पे एक छोटी सी सर आ गया समझ। एलसीएम लिया बस, ठीक है क्या? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। सर क्या किया एक बार और? हाँ बेटा, हेलो, चलो सर एक बार और रिपीट कर। जी बेटा अभी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो अलग अलग दीवार के लिए लिखा कि ओके दोनों में हीट अगर ट्रैवल होगा तो क्या हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट के लिए हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिली, सेकंड के लिए कुछ ऐसी, ठीक। उसके बाद सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, तो अब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात किया हमने। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि टेम्परेचर पे कितना असर आ रहा है, फिर हमने चेक किया बेटा कि थिकनेस से क्या असर आ रहा है,
जब हमको दोनों वैल्यू मिल गई तो हमने k की जगह इस वैल्यू को रख दिया, सिंपल, दैट्स इट। सर मतलब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, घूम फिर के आ जाएंगे बस, मतलब अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आ भी सकते हैं बेटा, 50-50 है, ठीक है। चलो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज हीटेड इन द फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। ठीक है, स्पेसिफिक एनसीईआरटी का है ना? हाँ एनसीईआरटी का ही है। ठीक, चलो फिर से पढ़ता हूँ कि एक कॉपर की ब्लॉक है आपके पास जिसका मास है 2.5 kg, इसको आपने किसी भट्टी में रखा है और अब इसका टेम्परेचर है 500 डिग्री। फिर उसके बाद आपने इसको एक आइस के स्लैब के ऊपर लाके रख दिया। अब ये पूछ रहा है कितना आइस ये मेल्ट कर पाएगा, सोच के देखो, लास्ट टेस्ट में आए हैं, हाँ ले भी लिया इसीलिए मैंने, ठीक है। चलो मास ऑफ जितना ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा, हाँ बेटा, सर जितनी ये हीट देगा उसको पूरी तरह से, 140 ग्राम। वाह तुमने तो डायरेक्ट एक ही बात बोल दी सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे आप देख लो, ठीक है। चलो अब राइज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा, डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, टाइम कम है इसलिए डायरेक्ट लिखता हूँ। राइज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है, 500 डिग्री तापमान। अच्छा सर कैलोरी मीटर लगेगा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कितनी सर दे रखी है। को केल्विन में चेंज करने की जरूरत है? अभी नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डोंट वरी, अभी कुछ मत करो बेटा, ठीक है। ग्राम्स को भी किसी को भी चेंज मत करो, अभी इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा ये हीट ऑफ फ्यूजन भी दे रखा है इन्होंने, कुछ लिख लेता हूं मैं, पहले गिवन लिख लिया। अब सुनना, अब इसको खुद से सॉल्व करना, ये नहीं कि सारे मेरे भरोसे छोड़ दो, एक तो खुद से सॉल्व करो इसमें, फिर 1 से 1.5 kg पिघल जाएगा पक्का। चलो देखते हैं कितना पिघल रहा है। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया, ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है? सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि क्या इतना ही हीट लूज कर पाएगा बेटा, इतना ही हीट लूज कर पाएगा कॉपर, सोच के देखो। हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस वाला लगा देंगे। कैलोरी मीटर से भी तो निकाल सकते हैं, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लूज, सही लगे। उसमें थोड़ा सा लंबा चला जाएगा बेटा, इसके लिए मैंने ये वाला इससे सॉल्व कर दिया, चाहोगे तो उससे भी निकाल लो। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, हाँ बेटा ठीक है वही कर रहा हूँ, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। यहां तक बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 487,500 जूल्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अब हीट गेन के बारे में बात करता हूं, ठीक है। यहां से देखो बेटा डायरेक्ट आ गया आंसर, मास डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, सोच के देखो Q अपॉन L, क्या करना है, कुछ नहीं करना आपने है। ग्राम में क्यों कन्वर्ट कर दिया मास को? कहा ये ऊपर में, कहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया, अच्छा इसमें, अरे इसमें इसलिए मैंने कन्वर्ट किया क्योंकि मेरे को आइस की जो वैल्यू है ना बेटा वो ग्राम में निकालनी है, राइट, क्योंकि उसके सारे टर्म्स देखो ग्राम में सर दिए फिर हुए। आपने यूनिट जूल लिखी है ना? यू समझा नहीं मैं, कहाँ सर जूल यूनिट जूल लिखिए कह रहे हैं। जूल लिखी है, जूल ही तो आएगी। जूल ही तो आएगी बेटा, हीट को जूल में तो मेजर करते हैं। आप ये पूछ रहे हो डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं ली? नहीं, वो सर किलो जूल मतलब की शायद कह रहा है। सर मतलब पूछने का है यूनिट कि जूल लिखी है ना आपको? जूल तो केजी मीटर पर सेकंड होता है ना, तो आपने ग्राम में क्यों चेंज किया? जूल केजी मीटर पर सेकंड होता है और आपने ग्राम में क्यों चेंज किया? बेटा मैंने कहीं भी यूनिट अभी तक चेंज नहीं किया, सही बताऊं तो सिर्फ मैंने मास को ग्राम में लिखने की कोशिश की है, दैट, ठीक है, और कोई भी मैंने चेंज नहीं किया और उसको सेम लेके चला हूं। और क्यों हीट होती है इसलिए मैंने उसको जूल्स में लिया है, और वो सेकंड जब आप उसको सॉल्व करोगे ना डिवाइडेड बाई L, राइट, केजी में केजी, अच्छा केजी, अरे यार वो केजी लिखा हुआ है, जे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, केजी में होता है किलो जूल। चलो ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा डाउट किस में आ रहा है, ये ठीक है कि इसको सॉल्व तो कर लोगे ना? यस सर। यस सर। इस वैल्यू आएगी 1455.25 ग्राम, इसको कन्वर्ट करोगे तो आधा 1.5 किलो इसने मान के चलो आप केजी आइस को मेल्ट कर दिया। इतना आइस मेल्ट कर देगा ये कॉपर का ब्लॉक, 1.45, हाँ 1.5 ले लिया मैंने अप्रोक्स, ठीक है, इतना चलता है फिजिक्स में। चलो अब ये कोई इसको सब कर लोगे ना, क्योंकि इसका डेरिवेशन मैंने 5-6 बार करा दिया है, या फिर से
कर लेंगे। बट सर ये लेकिन अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन वाला है ना? हाँ हाँ। हाँ बेटा, एक बार लेकिन एटलीस्ट मैं थोड़ा सा हिंट दे देता सर हूँ। एक बार करवा दीजिए, पिछली हाँ, क्लास मैंने ली थी। ठीक है मैं करवा देता हूँ। देखो बेटा, लेंथ के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, L इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर दिस अल्फा इज थर्मल कोएफिशिएंट। ये होता है बेटा थर्मल कोएफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन। सर लीनियर एक्सपेंशन बोला था आपने। और लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, यस। लेंथ है तो लीनियर एक्सपेंशन, ब्रेड्थ है तो फिर एक्सपेंशन अलग हो जाएगा, वॉल्यूम है तो अलग हो जाएगा। ठीक है, थर्मल कोएफिशिएंट रख लो, लीनियर एक्सपेंशन ले लो लेंथ के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, Okay. डेल्टा टी सबको पता है, टेम्परेचर में चेंज चेंज इन टेम्परेचर। में किसी को डाउट होगा, ये तो क्लियर है ना? अब सुनो, यस सर। अब वॉल्यूम मैंने क्या बोला है, L क्यूब के बराबर होता है, राइट? यही होता है। Yes, sir. अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस, इसके लिए कुछ और बता दो, गामा ले लो लेना है तो, और इसको ऐसे लिख दो बेटा, L नॉट होल क्यूब, या पूरे का ही क्यूब, एक सेकेंड, इसका पूरे का क्यूब ले लो बेटा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अब जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, राइट, तो यहां से आपको कुछ आंसर मिल रहा होगा, जिस आंसर को मैं पूरा तो नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि इसको कम से कम 20 बार डिराइव करा चुका हूं, बस इतना याद रख लो, यस। ठीक है? अब इसका और सर ब्रैकेट, बीटा बीटा तो 2 अल्फा होता है। हाँ बीटा, मैंने वैसे बताया भी था अल्फा की वैल्यू दुनी होगी। सर लेटेंट हीट बता दो। लेटेंट हीट बेटा वो हीट होती है जो हिडन होती है, राइट? ठीक है, चलो डाउट बीटा ले लूं, डोंट वरी। हाँ बेटा, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा और गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। सुमित गुप्ता, बीटा इज इक्वल टू, हाँ सही है बेटा, ठीक है। चलो इसको कर लेना यार, ये छोटा सा मैं तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं छोड़ रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस? ये क्वेश्चन मैं पूरा करा दूंगा। व्हाट इज रीग्लेशन? गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट। क्या होता है ये तो सर सोचिए। रिग्रेशन क्या होता है? मैं बता देता हूँ, सर रिग्रेशन तो नहीं समझ आया। रिग्लेशन नहीं समझ में आया? किसी को पता है कमेंट में रिग्लेशन क्या होता है? नो सर। ये टर्म हमें सुनी ही नहीं मैंने No, कभी। sir. सर आज यही क्या होता है? रिग्रेशन तो सुना है, रिग्रेशन नहीं सुना। सर लास्ट नाइट खाना। Anyone of you having any idea? No, sir. नहीं, थोड़ा बहुत भी। एक बच्चे ने यस लिखा है, आइस में होती है रिग्लेशन। आइस मेल्टिंग। चलो मैं समझाता हूँ क्या होता है। सर आइस मेल्ट होती है वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे। प्रेशर में आइस मेल्ट होती है शायद। सर मतलब एक तरह से रिफॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स। ये दोबारा से रिक्रिएशन होता है, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। इसको थोड़ा मैं डेप्थ में डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन। सर वो पॉइंट जहाँ पे सॉलिड जो है स्टेट चेंज करने लगता है और मेल्ट होने लगता है। वेरी गुड, यानी कि आप बोल रहे हो बेटा, अच्छा मैं पूरा थ्योरेटिकली नहीं लिखा रहा हूँ, बट हाँ मेन कीवर्ड्स को एम्फसाइज कर दे रहा हूँ। यानी कि आप बोल रहे हो अगर आइस जो है वो वाटर पे मेल्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा बेटा जिसमें सब्सटेंस जो है अपना फेस चेंज कर रहा है। यस सर, फेस चेंज एट विच फेस चेंज अकर। हाँ सर, एक फेस चेंज आएगा, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नाउ अब इट इज फिनोमेनन इन विच आइस मेल्ट्स द वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एप्ली। हाँ, रिवर्स बैक करके उससे बना दिया जाता है, ठीक है। तो बच्ची ने लिख ही दिया है, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं और डिफाइंड एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका, डोंट वरी। चलो, बट जब बात प्रेशर की आएगी तो इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा प्रेशर का? इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसी को कोई आइडिया है क्या? अच्छा मैं आपसे पूछूं, मैगी यहाँ पे जल्दी बनेगी या पहाड़ पे जल्दी बनेगी? सर यहाँ पे यहाँ पे सर। यहाँ पे जल्दी बनेगी। यस सर। टेम्परेचर की वजह से। पर अब मेरी बात सुनो कि सब्जी बनाई है किसी ने? यस सर। तो सब्जी ढक के जल्दी पकती है या फिर खुले रखने से जल्दी पकती है? चिकन ढक यानी कि जहां तक प्रेशर की बात है, एज फार एज प्रेशर इज कंसर्न, मेरे हिसाब से बेटा, एज फार एज प्रेशर इज कंसर्न, थोड़ी इंग्लिश लिख देता हूं, क्या हो रहा होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। सोच के देखो, सब्जी जल्दी पकने लगती है ढकते साथ, आपने इनडायरेक्टली प्रेशर बढ़ाया, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा।
सोच के देखो, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस विदाउट गिविंग इट हीट? थ्योरेटिकली पॉसिबल है बेटा, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल ये चीज। थ्योरेटिकली लोग करते हैं पर प्रैक्टिकली ये चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। पर पानी के लिए ये चीज बहुत अलग है बेटा, सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है वाटर, ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है वाटर, ठीक है। Yes, sir. सर वो मेल्टिंग, हाँ बेटा, एरोबिलस बिहेवियर होता है उसका। हाँ मेल्टिंग पॉइंट अगर आपने बढ़ा दी तो प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दी तो प्रेशर इसका घटने लगेगा, प्रेशर बढ़ा दी तो मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट घटने घटने लगेगा। तो घटने लगेगा, डिक्रीज करेगा। पानी बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है, बहुत डिफरेंटली बेटा। इसलिए मैगी जो है ना, पहाड़ पे लेट बनती है, यहाँ पे जल्दी बन जाती है। पर इन सबसे परे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया बेटा, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड दैट पॉइंट इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर इज वेरी स्पेशल। हाँ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो हमको ये बताता है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पे ये चीज डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब नेचर कैसा है उस सब्सटेंस का, इस चीज पे ये चीज डिपेंड कर रही होगी। क्लियर है? यस सर। दोबारा रिपीट कर दो भाई, हाँ बेटा, दोबारा बता सर। दोबारा, ठीक है ठीक है, अभी बता दो बेटा। मैंने ये बोला कि जैसे आप सब्जी पका रहे हो तो उसको ऐसे ढक दोगे ना, तो ढक दोगे तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और वहां पे प्रेशर बनता जाएगा, क्योंकि पानी बार बार जाके एक लाइन बना रहा होगा। सर बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर कुकर, हाँ प्रेशर जल्दी कुकर का एग्जांपल ले लो बेटा, उसमें प्रेशर जो होता है, ठीक है। तो सब कुछ सही चलता है, जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। पर एक लौती ऐसी सब्सटेंस है, ये एक चीज है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, दैट इज वाटर। इसलिए जमीन पे वाटर आप गर्म कर पाओगे कुछ अलग टेम्परेचर पे, पहाड़ पे चढ़ोगे बेटा तो कुछ अलग टेम्परेचर पे गर्म कर पाओगे। सर बॉइलिंग पॉइंट पर असर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट पे तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का ही होता है, और उसमें अगर वाटर की बात कर लोगे तो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक। किसी को डाउट है तो बताओ, इसको अगर चाहोगे बोलोगे तो मैं भी दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ फोटो बना के। सर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा जो भी क्वेश्चन में पूछा है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका एक्चुअली चेक किया जाता है, देखो ऐसे चेक किया जाता है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक सेकेंड, सपोज दिस इज द टेबल, अरे देखो, एक एक्सपेरिमेंट करके इसको चेक किया जाता है कि एक्चुअली में क्या होगा। देख बना के दिखा देता हूँ। सपोज दिस इज एनोमनस बिहेवियर, हाँ ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और इसका बिहेवियर बहुत खतरनाक रहा है, राइट। चलो देखो, एक टेबल है बेटा, ये सपोज दिस इज अ टेबल, इसके ऊपर हम जनरली आइस रखते हैं। बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देखो। सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो क्या? शो नहीं हो रहा। सर टेबल नहीं दिख रहा आपका। नहीं रहा सर टेबल टेबल। दिखा? नहीं दिख रहा है मेरा टेबल? टेबल का है ये? नो सर, स्टक हो गई स्टक है स्क्रीन। स्क्रीन। आ गया सर, सर, आ गया अब। आ गया ओ सर, आ अभी ठीक है, गया, भी आ गया। यस सर। ठीक है। मान लो ये आइस की एक ब्लॉक है बेटा, इसके दोनों तरफ मैंने लोड ऐसे लटका रखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक लोड है और यहाँ पे मैंने एक लोड लटका रखा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये मेल्ट होगा बेटा, ध्यान से देखना, जैसे जैसे मेल्ट होगा तो क्या आपको पता है दोनों वेट नीचे आते जाएंगे, या फिर क्या असर आएगा इन पे, आपको क्या लगता है? यस सर नीचे सर क्या है? टेबल के सर, ऊपर वेट रखा गया है नीचे इसको। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये डायग्राम। सर और जी बता जी दीजिए बेटा, सर स्टार्टिंग से। सुनो सुनो, दोबारा एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों तरफ मैंने बेटा दो लोड लटका रखे हैं, ठीक है, और ये एक आइस का क्यूब है, दिस इज एक्चुअली आइस का एक पीस है बेटा, और इसको मैंने टेबल के ऊपर रख रखा है। नाउ हियर इज माय क्वेश्चन, क्या होगा इन दोनों वेट पे? तो जब वेट पूरी नीचे आ जाएगी पर आइस पहुंची रहेगी। आइस मेल्ट होगी, तो बेटा जब ये मेल्ट होगी तो धीरे धीरे अगर आप इस सारे पार्टिकल्स को ध्यान दो तो यहाँ के पार्टिकल्स क्या करेंगे, उनका तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सर नीचे की तरफ टेबल की तरफ एक्ट करेगा ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा पक्का। तो बेटा मैं बताता हूँ होगा क्या, ये मेल्टिंग पॉइंट चेक करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा था, बट ठीक है आपने पूछा तो मैंने बता दिया, 2 मिनट इसमें लगे, बट कोई बात नहीं। इसमें एक्चुअली हम चेक करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, और मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, ये जैसे है बेटा वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे सर अगर मेल्ट आइस, नहीं होगा। ये मेल्ट होगा, पर यहां तक जैसे बॉडी आएगी ना, ये एक ही ऑर्डर में खाली डिस्प्लेस होगा नीचे की तरफ, यहां आ जाएगा थोड़े टाइम बाद, दैट्स इट। और ये वाला जो होगा ये टेबल के ऊपर आ जाएगा बस। एंड यहां से हमको ये पता चलता है कि प्रेशर के साथ क्या वेरिएशन है टेम्परेचर का, ठीक। चलो मैं आगे। सर बट
क्वेश्चन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछा है तो मैं वो पूछ रही थी, वो कैसे लिखेंगे अच्छा, आंसर में? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे लिखोगे? लिख दो, पानी गर्म करना, एक बार यहाँ पे गर्म करना, एक बार हायर एल्टीट्यूड पे गर्म करना, सिंपल सिंपल सी ओके। बात। अरे इसमें इतना तुम लोग क्यों सोचते हो? प्रैक्टिकली सोच लो बस। हाँ, ये है सवाल, केस स्टडी। अब सुनो बहुत ध्यान से। द फिगर शोज 3 डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, 3 तरीके से हीट ट्रांसफर इस फिगर में दिखाया जा रहा है। द हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ हीट अक्रॉस बॉर्डर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब हीट ट्रांसफर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एक मूवमेंट है बेटा, किसका? हीट का, अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब पैन के बाहर के सतह से अंदर के सतह तक। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, the temperature difference exists between two system, heat will find a way to transfer from higher to lower। ठीक है, वो तो अपना रास्ता खुद तय कर लेगा, मैंने इसके बारे में बता दिया। ठीक, now the question is at what factor heat absorbed on radiation by body depends on। मतलब रेडिएशन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? कलर पे, सोर्स ऑफ हीट पे, डिस्टेंस पे, किस पे? Sir, all of the सोर्स ऑफ हीट होगा। All of Sir, the source above। of heat. सर बी होना चाहिए। Sir, D, source. हीट होगा। Yes, sir, B. D, all of the नहीं above होना चाहिए। right okay. बी फॉर बॉल। is the right answer। सर ठीक है, मुझे पर अगला आपने क्वेश्चन ये बताया था ये सारे कलर्स को कर सकता है। हाँ, क्या है? डी है बेटा। ओके सर। ठीक है, सी ब्रीज इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है? Convection. सर ऑप्शन Convection. कन्वेक्शन बी। जेवा बेटा कलर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्चुअली अभी तो इस केस में नहीं करेगा बट जनरली करता है। ठीक है, बी Convection कन्वेक्शन की वजह से। अच्छा, सी ब्रीज कब होता है? डे टाइम और नाइट टाइम में? सर दोनों ही Daytime मतलब नहीं होता है टाइम होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। डे में होता है बेटा। सर डे में होता है सी ब्रीज। जब लैंड और सी दोनों हीट होता है, लैंड एंड सी बोथ गॉट हीटेड, तब ये चीज हो रही होती है। हाँ सर याद आ गया। ठीक है, पर जो आपका दूसरा होता है लैंड ब्रीज, दे ओनली फॉर्म एट नाइट टाइम। ठीक है, लॉस ऑफ हीट Yes. हो रही होती है। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। A। चलो ठीक है, अब कन्वेक्शन बी इस पे सर। ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो उतना समझ गया मैं। व्हेन हीट इज Sir, answer ट्रांसफर्ड क्या बाय है इसका? मॉलिक्यूलर कोलिजन। हाँ बोलो, आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? बी है बेटा इसका आंसर। सबने तो बोल ही दिया, मैं क्या बोलता। ये डी है, डी है, डी है Sir, B है B। convection. सर बी। बी कन्वेक्शन। बेटा। कन्वेक्शन अभी होगा ये तभी तो convection। समुंदर के जो हल्के पार्टिकल्स है वो ऊपर जाते हैं। ये है। चलो ठीक है, ए है। ओ भाई चलो ठीक है, अब इसको तो मैंने बता दिया है। चलो, बी है कंडक्शन। व्हेन इसका हीट इज, अब सुनो सुनो, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इट इज रेफर्ड एज कंडक्शन। Conduction. बी पार्ट कंडक्शन। सर कंडक्शन। 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 कंडक्शन डी पार्ट, डी सही है आंसर इसका, थर्ड का। सर कंडक्शन। No, Sir, sir, B- conduction. Conduction होगा, B होगा। होगा। उसी में हीट ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूलर कोलिजन में, मॉलिक्यूलर कोलिजन से। कन्वेक्शन में नहीं होता है क्या चीज? थोड़ा चेक करना और मेरे को बताना बेटा, कल मेरे को चेक करके बताना। क्या कन्वेक्शन में अगर मान लो नीचे के पार्टिकल ऊपर जाए तो क्या एक दूसरे से नहीं टकराएंगे रास्ते में? सर टकराएंगे। तो टकरा सकते हैं। तो कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा? सर कन्वेक्शन। सर कन्वेक्शन। बी ऑप्शन होगा सर। थोड़ा होमवर्क करो इस पे और सोचो। अब इसको गूगल मत करना, ठीक है? नहीं तो और पागल हो जाओगे अगर गूगल कर लिए तो। इसको एग्जाम में क्या लिखेंगे? गूगल पे अलग अलग आंसर है। बेटा गूगल में तो तुम पूछोगे कि फिजिक्स में कैसे पास हुए तो भी बता देगा। तुम पूछो गूगल में कल फिजिक्स का कौन सा पेपर आने वाला है, वो भी बता देगा। बात यही है बस, ओवर डिपेंडेंट मत Yes, हो। sir. सर एग्जाम में क्या लिखना है इसका आंसर? हाँ बेटा, एग्जाम में क्या आंसर लिखेंगे इसका? है एग्जाम में कन्वेक्शन। पेपर। ओके सर। ठीक है, एग्जाम में कन्वेक्शन लिख के आना, कंडक्शन मत लिखना। ठीक, एक बार चेक भी कर लेना, डोंट वरी। इसलिए मैंने होमवर्क लिखा है, आराम से बैठ के सोचना जैसे मैं सोच रहा था। चलो, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीज। इंक्रीज। सर A increase. Increases।
इंक्रीजेस पक्का यस सर। Yes, sir. कंफर्म होना। अच्छा, मास ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस इन, किस में नहीं लेता है यार, कोई तो बता दो। Radiation. मास ट्रांसफर होता है क्या? नहीं होता है, सीधी सी बात है। चलो, आई थिंक इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखना कि आपको कंडक्शन सही बताया जा रहा है, कन्वेक्शन अगर वो जो आपको सप्लीमेंट मिली है उसमें कंडक्शन हो तो कंडक्शन टिक करके आना, कन्वेक्शन तो मैं बोलूंगा कन्वेक्शन के साथ जाना, क्योंकि Okay, sir. जब पार्टिकल हल्के पार्टिकल ऊपर जाते हैं तो जरूरी नहीं है वो साइकिल बना के जाते हो, कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली टकराते हैं, और टकराने से कोलिजन से एनर्जी लॉस होता है, ये चीज आपने पढ़ रखी है। यस सर। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन हाँ लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हाँ लॉन्ग क्वेश्चन अब मैं डिस्कस कराता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन ही लॉन्ग बन गए इसके लिए। सुनो, अ बॉडी विथ लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज पुअर एमिटर, इसका क्या मतलब है? कन्वेक्शन ही है गूगल पर भी, अच्छा कन्वेक्शन ही है तब ठीक है। सर मतलब कि एक बॉडी है जो कि सर कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है सर उसे एमिट नहीं, मतलब सर उसे तुरंत वो रिफ्लेक्ट कर देती है। तुरंत तो रिफ्लेक्ट सर एमिट नहीं कर पाएगी। एक भी अमाउंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो इज इट अ गुड बॉडी और बैड बॉडी फॉर अस? सर गुड सर बॉडी। बैड। दोनों है, Bad body. डिपेंड करता है सिचुएशन, ठीक है। सर दोनों होंगे तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो वही चीज मैंने बोला बेटा, ठीक है चलो। अ बास टम्बलर फील्स मच कोल्डर देन अ वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे, मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब सुन लो बेटा। ठंडी के दिन में ब्रास जो होती है, तांबा, यही होता है ना हिंदी इसका। यस सर। यस सर। तो तांबे के बोतल में इसलिए मैंने पानी पीना छोड़ दिया जब से मैं बुआ के पास आया हूँ, बहुत ठंडा पानी होता है उसका, बहुत चिल्ड कर देता है वो, और हीट भी उतना ही ज्यादा करता है, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और लकड़ी क्या होता है, लकड़ी के बर्तन में किसी ने चाय पिया है? यस सर। नहीं, नो सर, लकड़ी में नहीं पिया। लकड़ी का लकड़ी बैड कंडक्टर होती है। बैड कंडक्टर होती है, ठीक है। तो इसमें चाय पियोगे थोड़ी ज्यादा देर तक चाय गर्म रहेगी, बस सीधा सा मतलब। चाय भी खत्म हो जाएगी उसके अंदर, एब्सॉर्ब कर लेती है ना चाय को भी। नहीं बेटा, वो मेरे उधर ना जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे वो जो वेस्ट हो जाता है ना नारियल का, उससे कप बनाते हैं, तो उसमें नहीं अच्छा लगता है चाय, ठीक है। सर एक बार रिपीट अंडमान निकोबार बेटा, चलो। सर एक बार अब रिपीट कर दो इसको। बताता हूँ। अब सर आप वहीं से हो क्या? हाँ, फील्स मच कोल्डर देन अ वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे, मतलब बेटा एक लकड़ी का ट्रे जो है ना, ये ज्यादा ठंडा नहीं होता है ठंडी के दिन में, पर एक तांबे का बर्तन ज्यादा ठंडा होता है, राइट? क्यों ऐसा Yes, होता sir. है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ब्रास इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज द रीजन। सर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन जैसा लग रहा है। हाँ बेटा, बहुत दूर से वही है ये, ठीक है। चलो, अब ये सब सवाल सर कर लेना। पाइरोमीटर क्या होता है वो बता दो। पायरोमीटर सर उस साइड हिंदी बोला जाता है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी बोला जाता है। देखो मैंने हायर टेम्परेचर जब आपको मेजर करना होता है ना बेटा, देन वी यूज ऑप्टिकल पायरोमीटर। उसमें क्या होता है कि जनरली आप थर्मोमीटर वगैरह से काम कर लेते हो, बट कभी कभी आपको बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर नापने की जरूरत पड़ जाती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यू विल यूज द पायरोमीटर। यहाँ पे क्या होता है, लाइट का एप्लीकेशन हम यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है सर। यस दोबारा बताओ सर। हाँ बेटा, ठीक है सर। अब मैं सबके डाउट लेना शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी आधा घंटा तो डाउट सॉल्व होगा सबका। सर एजरेशन और वाले क्वेश्चन नहीं होंगे? हाँ बेटा,